हम सऊदी अरब के अंदर है जो तब्दीलियां वली अहद मोहम्मद बिन सलमान कर रहा है। इन तब्दीलियों के हवाले से सऊदी अरब के अंदर बगावत का लावा पक रहा है। उनके लिए बहुत बुरी खबर है। खबर ये है कि सऊदी अरेबिया ने एग्जामिनेशन हॉल में अबाया को बैन कर दिया है। कोई भी बच्ची क्लासरूम में जो भी महिला मौजूद होगी वो क्लास के अंदर अबाया नहीं पहनेगी। और ये जो अभी आदेश आया है सऊदी में, उस समय में आया है जबकि अभी भी भारत में सुनाई पड़ जाएंगी जब एग्जामिनेशन हॉल से लड़कियां एग्जाम छोड़कर बाहर ये कहकर निकल रही हैं कि हमें हिजाब और बुर्का नहीं पहनने दिया जा रहा। और मोहम्मद बिन सलमान ने जो कुछ तब्दीलियां की हैं इसके ज़रिए से वो मज़हब को सिर्फ मस्जिद तक महदूद रखना चाहते हैं। जिस तरह से यूरोप के अंदर चर्च का ताल्लुक सियासत से ख़त्म किया गया, वहाँ पर उम्रा और इसी तरह से ज़ियारत करने की इजाज़त नहीं है, हज करने की इजाज़त नहीं है। और आप जानते हैं कि जो सऊदी अरब के अंदर म्यूज़िकल फेस्टिवल हो रहे हैं, रियाज सीज़न के अंदर जो नाच गाने हो रहे हैं। अरब हैं ये बहुत ही महीन व्यापारी कौम रही है। ये वैसे नहीं थे, हम लोग समझते हैं कि नहीं मुगल उगल सब, ऐसा नहीं था। वो सेंट्रल एशियन थे, मुगल हो गया, बाकी सब सेंट्रल एशियन और अफगानी, जिन्होंने भारत में आकर के उत्पात मचाया। अरब्स की बस्ती, कई सारे अरब बस्तियां, भारत का जो पूरा का पूरा गुजरात से केरल और केरल से पश्चिम बंगाल, पूरा जितना समुद्र तट है, सब में अरब बस्तियां बहुत लंबे समय से रही हैं। जो अरब व्यापारी आते थे उनके बहुत लंबे समय से यहाँ पे गांव और अलग अलग कॉलोनियाँ बसी रहती थी, और उन्होंने यहाँ पे आकर काफ़ी कल्चर भी अडेप्ट करने का काम किया, सब कुछ किया। इसी तरीके से अभी क्योंकि ये महीन कौम है, ये समझदार कौम है, ये समझ रही है कि तेल की बादशाहियत ख़त्म हो रही है। अब अगर व्यवहार नहीं सबसे बना के चलेंगे, अब अगर इस बदलती दुनिया के साथ में जिधर गंगा बह रही उधर नहीं बहेंगे, तो फिर आने वाले समय बहुत मुश्किल हो जा रहा है। जितनी अय्याशी करी है, ये सोने की गाड़ियों में घूमना और सब कुछ, वो सबका सब धरा का धरा रहेगा, सबसे बड़े भिखारी बन जाएंगे अगर पाकिस्तानियों के जैसे करते रहे। तो इसीलिए चाहे रामायण महाभारत अपने सिलेबस में पढ़ाना हो, चाहे इस टाइप की चीज़ें हो, सब सऊदी अरब करने में ग्रेज नहीं कर रहा है। अगर एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम है तो फिर चॉइस की तो बात ही नहीं रह जाती, आपको फॉलो करना है। अगर चॉइस की बात है तो फिर एक रिग्रेसिव प्रैक्टिस महिला की चॉइस कैसे हो सकती? आप सबको ये तो पता ही है कि ईरान में सितंबर से हिजाब के विरोध में बड़ा प्रदर्शन चल रहा है, और ईरान में कितने ही लोग अब तक हिजाब के विरोध में अपनी जान दे चुके हैं। वो आज भी इस अधिकार के लिए लड़ रही हैं, लेकिन हमारे देश में जहां पर ये अधिकार मिला हुआ है वो इस अधिकार से खुद को वंचित करना चाहती है। कितने अफसोस की बात है, कोई भी मैंडेटरी लॉ बना हुआ है महिलाओं के लिए पब्लिक प्लेस पर एक आउटर गारमेंट बुर्का हिजाब पहनने का, उसको लेकर सऊदी अरब ने एक बड़ा कदम उठाया है और क्लासरूम में, एग्जामिनेशन हॉल में महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए हिजाब या फिर अबाया हम कहें इन शॉर्ट, उसको बैन कर। I think it's a very good art, what do you call it, a very good exercise for your mind, body, soul and everything. लेकिन हमारे लिए ये बड़ी बात भी है और ये हैरानी की बात भी है कि सऊदी अरब जो है वो एक बड़ी डिफरेंट, मुख्तलिफ, बड़ी कंजर्वेटिव स्टेट थी, लेकिन अब जो तब्दीली लेकर आ रहे हैं सऊदी अरब वाले, वो बड़ी ही डिफरेंट तब्दीली। आलमी मीडिया पर और दुनिया के बड़े बड़े मुफक्किरीन और माहिरीन और स्कॉलर्स ये दावे कर रहे हैं और ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं, ये तज्जिया कर रहे हैं, उनकी ये पेशन गोइयाँ सामने आ रही हैं कि सऊदी अरब के अंदर जो कुछ हालात बदल रहे हैं, जो कुछ तब्दीलियाँ हो रही हैं, जो चेंज आ रहा है, ये सऊदी अरब के मुस्तकबिल के लिए तबाहकुन है, सऊदी अरब के लिए ख़तरा है। तरफ पे मॉडर्नाइज कर रहा है, मतलब वो गोरों की तरफ से मॉडर्नाइज नहीं कर रहा, वो इंडिया की तरफ से मॉडर्नाइज कर रहा है, क्योंकि इंडियन फिल्मों ने बड़ा असर दिखाया है। मैं अक्सर कहता हूँ अपनी फिल्मों को प्रमोट करो। ये जो फिल्म है ना, ये किसी भी मुल्क की शनाख्त का जरिया बन जाती है। अब सऊदी अरब को भले आप बुरा भला कह लो यहाँ पे, लेकिन कसूर कुछ हमारा भी है। आप देखो ना कि सऊदी अरब और इंडिया आपस में 70 अरब डॉलर्स की डील करते हैं। एक दोस्त आपका ऐसा है जो रोजाना कुछ ना कुछ मांगने के लिए आपके पास आ जाता है, आपके दरवाजे पे खड़ा होता है, कभी यार 500 देना, कभी 1000 देना। एक टाइम आएगा, ये इंसानी नफ्सियात है, एक टाइम आएगा कि आप अपने इस दोस्त को जो हर वक्त मांगता रहता है और वो दोस्त जो कभी आपके लिए तोहफे लेके आता है, कभी आपको बिजनेस में शरीक आपको करता है अपने, आप उन दोनों में फ़र्क करने लग जाओगे। सऊदी अरब से एक खबर है और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। मैंने आपको बताया कि सऊदी अरब बहुत तेजी से तब्दील हो रहा है। मतलब नीयतों पर है। जब आपकी नीयत ठीक हो ना, तो मैं बीइंग ए लॉयर, मैं एक, हमारी जो लाहौर की एक एसोसिएशन है, मैं उसको एज ए प्रेसिडेंट लीड भी कर रहा हूँ, हमारी जो रियल्टर एसोसिएशन है। तो नीयत आपकी ठीक हो तो ये मैटर 10 दिन से ज्यादा नहीं है। मैक्सिमम आपके 3-4 सेशन होंगे, कुछ आप उनकी मानेंगे,
कुछ हमें उनकी माननी पड़ेंगी। जिन वजीरों को ये नहीं पता कि गरीब कैसे टमाटर कैसे प्याज ले रहे हैं, यार वो छोड़ दो। वो हमारे बड़े होते थे ना, तो हम डालते थे साग में एक वो थोड़ा सा साग मुनाफी की, वो आज 400 रुपए पे गया। वो 400 रुपए पे क्यों जी? ऐसे ही है, कहाँ खाएंगे ये? हम लोग क्या करें? और जब टेबल के ऊपर आप बैठते हैं तो दोनों विन विन सिचुएशन में होते हैं, आप गिव एंड टेक करते हैं, चीजें सेटल हो जाती हैं। इसमें सिर्फ रीजन ये है कि हम अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को निकाल दें, एज ए इंडिविजुअल भी और एज ए कॉम भी। तो आप देखिए हमारा मुल्क कहाँ जाता है। आपके पूरे, मैंने बहुत सी दुनिया ट्रेवल की है, हर बंदा कहता है कि जितनी इंटेलिजेंट कॉम पाकिस्तान की है, इससे ज्यादा इंटेलिजेंट कॉम नहीं है। तो वहां की पब्लिक उनके पीछे नहीं लगी। उन्होंने जो तय किया है कि यार ये बंदा गुड है, इसको लाएं, ये हमारा काम करेगा, ये मुल्क की वो करेगा। हम यहाँ भी नारा को लगा दे कि मैं कल 2,000 फ्री दूंगा, ये लोग गाड़ी रोक के और हम रोक के लेंगे। हम है हवस के और झूठ के पुजारी। जर्नल था इंडिया का, मैंने उसका इंटरव्यू देखा था, उससे भी आप रिलेटेड एक बंदे ने क्वेश्चन पूछा जी कि आप अमन क्यों नहीं दे रहे? उसने कहा था जी अमन हो गया तो आर्मी किधर जाएगी? और यही सेम कंडीशन है ना। आप मुझे ये बताएं कि आपके घर में 100 रुपए आता है और उसमें से 80 रुपए एक भाई लेके उड़ जाता है, ठीक है, तो वो कभी चाहेगा कि ये, वो तो चाहेगा तो ये जो डिमांड में 20% जिनमें डिमांड हो रही है, ये आपस में लड़ते रहे ताकि ये मेरे 80% की तरफ आए ही ना। रखने चाहिए, बिल्कुल रखने चाहिए। बल्कि ये जो है ना वीजा पासपोर्ट, इसको एंट्री फीस पे लाना चाहिए। इसको एंट्री फीस पे लाए ताकि ये बंदा भी जाके अपने चश्मे बेचे, वहां के लोग भी आगे बेचे। ये नहीं होता। आप अपने मोहल्ले में देख लें, कोई ऐसा बंदा जिसको अपने राइट्स का नहीं, आप उसके घर के सामने कूड़ा एक दफा फेंकेंगे ना, वो चुप रहेगा, आप दूसरी दफा फिर फेंकेंगे, वो चुप रहेगा, मोहल्ले वाले सारे वहीं फेंकना शुरू कर देंगे। और एक दफा बाहर निकल के एक ललकार के आपको शटअप कॉल देगा, आपकी हिम्मत नहीं होगी आप दूसरी तरफ आए, ठीक है। आप रीजन है, आप उधार मांग रहे हैं पूरी मुल्क से, पूरी दुनिया से, पूरे मुल्कों से ही मांग रहे हैं ना, तो इज्जत नफ्स कहाँ आएगी? भिखारी की वो कहते हैं ना, कोई इज्जत नहीं होती। सबसे पहले चीज है आप अपने एक्सपेंसेस को कट डाउन करें, अपनी जो इज्जत है उसको बहाल करें, और उसके बाद जब स्टैंड लेंगे, भाई पाकिस्तान की आर्मी दुनिया की टॉप 3 आर्मीज में आती है। जब वो कहते हैं कि अपने मुल्क की प्रोडक्ट कपड़ा चाहे महंगा अच्छा हम लेंगे, किसी से महंगा वो उतरा हुआ कपड़ा नहीं पहनेंगे। ये है हमारे में भी, अल्लाह करे ये आए, हमारे लोग हैं, हमें लंडों पे लगाया, हमें लंगर खानों पे लगा दिया गया, बंद कर रहे हैं। और दूसरे ये रात को 10 बजे 9 बजे कह रहे हैं दुकानें, ये भी भाई गरीब का ही नुकसान है। बहुत सबसे अगली जो जंग होनी है वो पानी पे होनी है, ठीक है। इंडिया ने अपने हर साल में 5-10 डैम बना रहा है, ठीक है, आपका पानी रोक रहा है। हम हर चीजों के ऊपर बंदूक लेके खड़े रहते हैं, पानी के ऊपर को खड़ा हुआ है। अभी तो शुक्र है खुदा का यहाँ लंडा है, इंडिया में लंडा नहीं है, ये मैं आपको कन्फर्म बता रहा हूँ। यहाँ लंडा है तो लोग अपने तन ढांप लेते हैं, वरना वहां लंडा नहीं है, वो इतना खुदार है कि वो नहीं लेता। अब ये देखें ना, हमारे जितने भी ऊपर खेल रहे हैं, कभी असेंबली चेयर लिफ्ट में वो आ जाते हैं, कभी ये, किसी को अवाम की फिक्र है? आप ये समझते हैं खान साहब ये ऊपर जो कर रहे हैं इनको अवाम की फिक्र है? ऐसा नहीं है। नून लीग को अवाम की फिक्र है, इनको नून लीग को अपने जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व करने हैं, और खान साहब को इख्तिदार चाहिए। जब इख्तिदार से पहले वो चीख के कहते थे इलेक्शन कराओ। अब हमने देखा है अपने अड़ोस पड़ोस में भी, आपने कई लोगों को देखा होगा जो अचानक से अमीर होते हैं ना, उसके अंदर थोड़ी सी एक घमंड आ ही जाता है। जो अचानक अमीर होगा, कई बार बिना मेहनत के किसी की लॉटरी निकल आए, पुश्तैनी प्रॉपर्टी बेच दे, इस टाइप की चीज़ों से जो धन अर्जित होता है, उसके बाद बहुत ज़्यादा घमंड आ जाता है व्यक्ति में। हमने ये चीज़ देखी है सऊदियों के साथ में या बाकी अरब के साथ में भी ऐसा ही हुआ। अचानक से बादशाह बन गया, अचानक से इतना पैसा, जहाँ खोदो वहाँ तेल निकल रहा है, जहाँ एक फावड़ा मार दो वहाँ से तेल निकल रहा है, मतलब पैसा बाकायदा बरस रहा था वहाँ पर। तो ये जो थोड़ा बहुत हमने पिछले 20-30-40 सालों में घमंडी एक चेहरा देखा इनका, वो कहीं ना कहीं स्वाभाविक भी था। जब हम अपने घर परिवार में देखते हैं किसी के पास अचानक से पैसा आ जाए तो वो घमंडी हो जाए, तो फिर ये तो बनता है इनका तो बहुत ही ज़्यादा पैसा आ गया। बहरहाल इतिहास उठाकर आप देख लो, अरबों का बहुत ही महीन व्यापारी कौम रही है ये बात किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। जो व्यापारी होता है वो ज़्यादा लड़ता झगड़ता नहीं है, वो दूसरों में जा कर के अपनी ये नीचता नहीं दिखाता है, वो सबसे व्यवहार बना के रखता है। यही रहा भी है। आज भी आप अगर थोड़ा सा हम लोग इतिहास के दस्तावेज खंगालते हैं, गुजरात में कई ऐसी जगह हैं, महाराष्ट्र में कई ऐसी जगहें हैं, हम आपका देखते हैं केरला में, तमिलनाडु में, आंध्रा में, पश्चिम बंगाल में काफ़ी ऐसी जगह थीं जहाँ पर अरबों की कॉलोनियाँ छोटी छोटी बसी होती थीं, क्योंकि भारत एक बहुत लंबे समय से व्यापार केंद्र था। तो
जो अरब ट्रेडर्स थे जो यहाँ से सामान लेके जाते थे, वहाँ की मार्केट में बेचते थे, यहाँ वालों को फ़ायदा होता था, उनका भी अपना फ़ायदा होता था। ये लंबे समय से चलता रहा है व्यापार। अब क्योंकि थोड़ा हम लोगों को ढंग से पढ़ाया भी नहीं गया, हम लोग को सही से हुआ भी नहीं, तो हम समझते हैं कि पूरा का पूरा जितना इस्लामिक वर्ल्ड है सब ऐसा नहीं। सेंट्रल एशियन जो थे उन्होंने ही जितना उत्पात मचाया है भारत में उतना मचाया है। अब आप उनकी हरकत देख लो। जैसे मुगलों को हम ले लें, जो बाबर था, बाबर उज़्बेक था। आज उज़्बेकिस्तान की क्या हालत है? पहले वामपंथियों के गुलाम बने रहे, सोवियत यूनियन में उनके कब्जे में रहे, उसके बाद आज क्या स्थिति है? कोई ढंग का देश नहीं है, सबको पता है गरीबी है, सब कुछ है, बहुत कोई विकसित देश नहीं माना जाता उज़्बेकिस्तान को, अभी भी पिछड़े देशों में ही उसकी गिनती होती है। तो देख लो उनका क्या हो रहा है। मगर जो अरब्स थे, अरब नहीं थे, कुछ लोग रहे होंगे, 100 ज़्यादा 100% की बात नहीं हो रही, मगर मेजॉरिटी की बात करें तो ये हमेशा से व्यापारी कौम रही है। और ये वही ये व्यापारी खून है जो घूम फिर के कहीं ना कहीं वो खून में जो व्यापारियत होती है ना वो जाती नहीं है। तो अभी जो पिछली पीढ़ियां थी, पहली बात तो वो सब रिटायर हो गई, नई पीढ़ियां आई। अब नई पीढ़ियां, खून तो वही है व्यापारी वाला, और नया पढ़ लिख के आए, अच्छे खासे सभ्य समाज से आए हैं, वैसे उस टाइप के जिहादी तरीके से तो उभरे नहीं हैं, तो उसमें उनको समझ है। सऊदी अरब आज जैसी मेहनत कर रहा है, जैसा सब कुछ कर रहा है, डेफिनेटली आने वाले 10-15 साल बाद इस्लामिक कंट्रीज़ में अभी भी सबसे मजबूत है, लेकिन तब और भी ज़्यादा मजबूत होने वाला है। उस टाइम पे बाकी अगल बगल वाले जो है ना सब भूखों मरेंगे, आज भी कई भूखे मरना चालू हो गए। उस टाइम पे सऊदी अरब जैसे देश जो है वो, और वहाँ पे आज जो हम देखते हैं ना, कहीं किसी की गर्दन उड़ा दी, कहीं कुछ कर दे, कहीं ये कर दे, कहीं वो कर दिया, ऐसे ऐसे कानून है, उसमें भी आप देखो कि धीरे धीरे भी हो रहा है ना, धीरे धीरे 5-7 साल में उसमें बहुत ज़्यादा छूट मिलेगी। ऐसे जो कानून है आजकल चल रहा है वो कुछ सालों बाद हमें नहीं देखने को मिलेंगे। आप देखो पाकिस्तानियों जैसे नहीं है वो, पाकिस्तानियों जैसे नहीं है कि बर्बादी हो रहा हो तब भी बर्बाद हो जाएंगे मगर मजहब का झंडा नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी होता जाए कुछ भी, लेकिन कश्मीर का झंडा नहीं छोड़ेंगे, कश्मीर का नारा नहीं छोड़ेंगे। इस टाइप की घटिया सोच सिर्फ यहीं तक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश ही तबके में सीमित है। वहाँ पर समझदार कौम है, तभी आप देखो उन्होंने टारगेट सेट कर दिया कि 2030 तक हर बच्चा सऊदी का रामायण महाभारत पढ़ा हुआ होना ही चाहिए, और वो उसी पे काम भी चल रहा है। तो यही वो चीज़ें हैं जो आगे परिवर्तन लेकर के आएंगी।